बच्चों, आर क्लासेज के रियल नंबर के वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं प्रश्नावली 1.2 जिसके 3 क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुका था, आज चौथी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और इस कोरोना काल में जब सारे कोचिंग संस्थान बंद हैं, तो कृपया इस ऑनलाइन पढ़ाई पर आप लोग इसका अब फायदा उठा सकते हैं और आप लोगों की तैयारी को बेहतर करने का हम हमेशा प्रयास करेंगे। तो अब बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 का ये चौथा क्वेश्चन है, जो ये लिखा हुआ है कि HCF 306 657 बराबर 9, मतलब 306 और 657 का HCF 9 है और LCM इसका ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले इस चैप्टर के पहले वीडियो में बता चुके हैं कि HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B, मतलब HCF और LCM का गुणनफल जो होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब बिना समय गवाए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे A इक्वल टू 306, B इक्वल टू 657 और हमें मालूम है कि HCF इंटू LCM बराबर A गुने B। HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B और HCF दिया हुआ है 9, LCM हमें मालूम नहीं, उसी को ज्ञात करना है। और A इंटू B, A की जगह लिखेंगे 306 और B की जगह लिखेंगे 657। अब हम 9 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे, इस साइड गुना में है तो उस साइड इसके नीचे बट्टा में हो जाएगा। नौ या 27, 9 चौक 36। अब हम इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसका गुणनफल होगा 22,338। ये LCM हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो पहले ये जानना जरूरी है कि किसी भी संख्या का अंत यदि 0 पे समाप्त हो तो वह संख्या का अभाज्य गुण, उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 का धनात्मक घात होना आवश्यक है। तो हम पहले ही लिख देंगे यहां किसी भी संख्या के अंत में 0 होने के लिए दो और 5 का, यहां हम लिख देते हैं, यहां लिखेंगे 0 होने के लिए, किसी भी संख्या के अंत में 0 होने के लिए उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड, उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 का धनात्मक घात होना आवश्यक है। किसी भी संख्या के अंत में 0 होने के लिए उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 का धनात्मक घात होना आवश्यक है। अब हम लिखेंगे x बराबर 6 टू द पावर n। यदि हम किसी x बराबर 6 टू द पावर n और 6 टू द पावर n का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम उसे लिखेंगे x बराबर
2 इंटू 3 का पावर n। घातांक करने में हम पढ़ चुके हैं, तो इसका मतलब ये हो चुका होगा 2 का पावर n गुने 3 का पावर n। और ये संख्या 2 का तो अभाज्य गुणनखंड हो रहा है, लेकिन यहाँ 5 का अभाज्य गुणनखंड नहीं हो रहा है, और हमें 2 और 5 दोनों का अभाज्य गुणनखंड होना आवश्यक है। तो हम लिखेंगे 6 टू द पावर n, 5 के 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड में में 5 नहीं आता है। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं 6 टू द पावर n कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं हैं। तो हमको मालूम होना चाहिए कि कोई भी संख्या अभाज्य संख्या का यदि गुणनफल है तो वो भाज्य संख्याएं होंगी। तो हम अब इस संख्याओं को लिखेंगे और देखेंगे कि ये भाज्य अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है कि नहीं। प्लस के इधर भी 13 है, प्लस के इधर भी 13 है, तो यहां 13 कॉमन हो गया। 7 गुने 11 प्लस 1, 13 गुने 11 सते 77 1 78। 13 तो खुद एक आभाज्य संख्या है, तो हम 78 को देखेंगे कि ये आभाज्य संख्याओं का गुणनफल कैसे है। तो हम 78 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन वाला वीडियो में बता चुके थे कि आभाज्य संख्या कैसे, आभाज्य गुणनखंड हम कैसे करते हैं। इसको पहले हम 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 1 2 9 18, 3 का 3, 3 तिया 9, 2 3 और 13, ये तीनों संख्या अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 13 गुने 2 गुने 13, यहाँ लिख देंगे कि ये। अब हम ऐसे 78 को लिख सकते, 13 तो पहले से है, 78 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुने 3 गुने 13। तो हम लिखेंगे ये संख्या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, अतः यह भाज्य संख्याएं हैं। ये संख्या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, अतः यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब इसमें दूसरा प्रश्न है, उसको हम लिख लेंगे 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अब देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। जो उभयनिष्ठ होगा उसे बाहर कर लेंगे। 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1, 5, 7 छक 42, 42 चौका 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 168, 168 किया, अतिरिक्त 24 और 504, 504 दूनी 108, 504 दूनी 1008 प्लस 1 1009। तो इसका गुणनफल हो गया 1009।
तो हमें तो पता है कि कोई भी संख्या यदि आभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में है तो वो भाज्य होगी। तो 5 तो खुद आभाज्य संख्या है, तो फिर हम इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे जैसे हम पहले किए हैं। ये संख्या ना तो 2 से लगेगी, ना तो 3 से, ना तो 5 से, तो 7 से लगा के देखते हैं। 7 का 7, 3 बचेगा, 7 चौक। तो 1009 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 5 गुने 1009 दोनों अभाज्य संख्या है और इसका गुणनफल हमेशा भाज्य होगा। तो हम फिर पुनः उसी प्रकार लिखेंगे कि ये संख्या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। यदि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो मान लीजिए एक वृत्ताकार पथ है और सोनिया को इस पथ को पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है। रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों यदि एक ही स्थान से चलेंगे तो कब पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिले। एक ही दिशा में चलते हैं तो कब वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस तरह के प्रश्नों में हम दोनों समयों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हम 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। 2 नमी 18, 2 छक्के 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। इसका एलसीएम आएगा 36। तो रवि और सोनिया को एक ही स्थान पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए 36 मिनट का समय लगेगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं और एक्सरसाइज 1.2 खत्म हुआ। अब हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 बनाएंगे और आप लोगों से आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिस पर आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैंने त्रिकोणमिति का भी वीडियो डालना प्रारंभ कर दिया है, तो आप लोगों से आग्रह है कि उसको भी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें जिससे हमारा भी उत्साह बना रहेगा। धन्यवाद।